Hello students, myself Naveed Ahmed. I'm your biology teacher for grade 12 and today we are going to study a very interesting topic that is the replication process. अब देखिए replication process को समझने के लिए आपको बहुत गौर से लेक्चर सुनना पड़ेगा। अब इस लेक्चर में हमने क्या किया है, पहले इसके यानी कि कंपोनेंट्स बताए हैं, स्टार्ट कहाँ पे होता है और उसके बाद फिर हमने ये पढ़ा कि कौन सा मेन एंजाइम है जो इसमें इन्वॉल्व होता है और उसके बाद फिर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। फिर रेप्लिकेशन प्रोसेस है एंड यू नो दैट रेप्लिकेशन प्रोसेस तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए और लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए इसको डिफरेंट प्रोसेसेस में यानी कि 3 स्टेप्स में डिवाइड कर लिया है। अब वो स्टेप्स कौन से हैं, कैसे हैं, उसमें कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, ये सारा हम लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस। अब हमने देखना ये है कि डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस कैसे होता है, किस तरह से होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे कौन कौन से एंजाइम्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ये सब बातें हमने डिस्कस करनी है डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस में। डियर स्टूडेंट्स, जब हम रेप्लिकेशन प्रोसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले इसका स्टार्टिंग पॉइंट आता है। स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब कि जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है एंड द पॉइंट फ्रॉम वेयर द रेप्लिकेशन स्टार्ट दैट इज नोन एज ओरिजिन। उसको हमने ओरिजिन के नाम से मेंशन किया। देखिए, इसे हम कहते हैं ये वो पॉइंट है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, इसे हमने ओरिजिन का नाम दिया। अब देखिए, जो रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रही है, प्रोकैरियोट्स की बात की जाए, प्रोकैरियोट्स की, ये बैक्टीरिया वगैरह हैं, इनमें सिंगल ओरिजिन एग्जिस्ट करता है। जबकि इफ वी टॉक अबाउट द यूकैरियोट्स, जबकि हम यूकैरियोट्स की बात करें तो इसमें मैनी बहुत ज़्यादा ओरिजिन मौजूद होते हैं। याद रखिएगा, ओरिजिन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रेप्लिकेशन। लेट्स सपोज अगर मैं ये कहूँ कि इस तरह से एक डीएनए मौजूद है, इसमें ये एक बबल बना सेम एज इट इज, और ये जो बबल बन गया है इसके अंदर नए स्ट्रैंड्स डेवलप होंगे यहाँ पे इस तरह से। ये न्यू स्ट्रैंड है जिसमें बन रहे हैं और ये बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल का मतलब एक डायरेक्शन जो है वो इस तरफ होगी और जो दूसरी डायरेक्शन है वो इस तरफ होगी, यानी कि इस तरफ भी मूव करेगा और इस तरफ भी मूव करेगा, बाई डायरेक्शनल। तो इसमें दो चीज़ें मौजूद हैं। एक हमने कहा कि टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये जो पेरेंट स्ट्रैंड है दैट कैन बी नोन एज टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये जो है ये टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाते हैं। जबकि जो स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसाइज्ड है, हम इसे डॉटर स्ट्रैंड भी कह सकते हैं और न्यू स्ट्रैंड भी कह सकते हैं, न्यू और डॉटर स्ट्रैंड। ठीक है, न्यू और डॉटर स्ट्रैंड ये भी हम कह सकते हैं। अब ये तो हमने यहाँ पे ओरिजिन शो किया है एक, इस तरह से दो भी हो सकते हैं, मैनी ओरिजिन भी हो सकते हैं, बट दैट विल बी इन यूकैरियोट्स। लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर ऐसा क्यों है? क्योंकि प्रोकैरियोट्स में स्मॉल छोटे साइज का डीएनए होता है और एक ओरिजिन ही काफ़ी है और एक ओरिजिन से ही आगे उसकी पूरी कॉपी जो है वो डेवलप हो जाएगी। जबकि यूकैरियोट्स में मैनी इसलिए हैं क्योंकि बहुत बड़ा डीएनए होता है। जब डीएनए का मॉलिक्यूल बहुत बड़ा है तो उसकी कॉपी करने के लिए भी हमारे पास मैनी रीजन जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। इसमें कुछ प्रोटीन्स, कुछ एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन जो मेनली एंजाइम रिक्वायर्ड है दैट इज नॉन एज डीएनए पॉलीमरेज। उस एंजाइम का नाम क्या है? डीएनए पॉलीमरेज। ये जो डीएनए पॉलीमरेज है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलीमराइजेशन।
पॉलीमराइजेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ न्यू पॉलीमर, नया पॉलीमर बनाना। तो ये पॉलीमराइजेशन का काम जो है वो कौन करेगा? पॉलीमरेज करेगा। नए डीएनए न्यूक्लियोटाइड जो हैं, यानी कि जिसे हम न्यू न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, वो एडिशन जो है दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। ये जो डीएनए पॉलीमरेज है दैट इज ऑफ 3 टाइप्स। इसकी 3 टाइप्स मौजूद होती हैं। सबसे पहले डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। तो कितने डीएनए पॉलीमरेज की टाइप्स हैं? 3। डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। अब इनमें से जो मेन एंजाइम है, जो मेन रोल प्ले करता है दैट इज डीएनए पॉलीमरेज 3, जो मेन एंजाइम है और जो मेन रोल प्ले करेगा। जबकि जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है दैट इज प्ले स्पोर्टिव रोल। ये कैसा रोल प्ले करता है? स्पोर्टिव रोल प्ले करता है। और ये जो स्पोर्टिव रोल है दैट विल इन टर्मिनेशन कह सकते हैं, इन टर्मिनेशन कह सकते हैं, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि जब एंड होता है उस वक्त इसका जो है वो स्पोर्टिव रोल होता है। जबकि अगर हम बात करें डीएनए पॉलीमरेज 2 की, तो डीएनए पॉलीमरेज 2 जो है अगर कोई डैमेज आ जाता है, इफ देयर इज डैमेज इन द सेल सो दैट इन्वॉल्व इन रिपेयरिंग ऑफ द डीएनए, तो ये डीएनए की क्या करता है? रिपेयरिंग करता है। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, तो इसका एज सच रेप्लिकेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। रेप्लिकेशन के साथ जो ताल्लुक है वो मेन एंजाइम जो है वो डीएनए पॉलीमरेज 3 है, लेकिन इसके साथ जो स्पोर्टिव रोल करेगा वो कौन सा है? डीएनए पॉलीमरेज 1। तो मेन रोल इसका है डीएनए पॉलीमरेज 3 का। व्हाई? इट हैज फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, चंद कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से ये मेन रोल प्ले करने में इन्वॉल्व है। अब वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डीएनए पॉलीमरेज की 3 की हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 3, समटाइम हम इसे डीएनए पॉल 3 भी कह लेते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 3। इसकी कुछ फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी बेस पे ये बड़ा मतलब मेन रोल प्ले करता है। एक तो सबसे पहले आप देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में इसके बहुत से कंपोनेंट्स हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट्स जुड़े हुए हैं। ये कंपोनेंट्स मिलकर ओवरऑल क्या बना रहे हैं? डीएनए पॉलीमरेज 3 बना रहे हैं। और डीएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है इसमें खासियत ये है कि ये डाइमर है। पहली तो बात यह है कि 10 टाइम्स लार्जर एज कंपेयर टू अदर, दूसरों से 10 गुना बड़ा होता है। जबकि डीएनए पॉलीमरेज 1 और 2 जो हैं छोटे हैं, डीएनए पॉलीमरेज 3 बड़ा होता है, उसका साइज बड़ा है। और इसके 2 सब यूनिट्स होते हैं। इट इज डाइमर। डाई का मतलब होता है 2 और मर का मतलब यूनिट, डाइमर है। स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये डाइमर है, इसका एक यूनिट सब यूनिट, यानी कि एक जो हमारे पास यूनिट है वो एक स्ट्रैंड पे काम करेगा और दूसरा सब यूनिट दूसरे स्ट्रैंड पे काम करेगा। ये डाइमर है। ईच वर्क ऑन वन स्ट्रैंड, यानी कि एक स्ट्रैंड पर, दूसरा दूसरे स्ट्रैंड पे काम करेगा। स्टूडेंट इसकी खासियत ये है कि ये 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड ऐड कर सकता है, यानी कि इसकी इतनी ज़्यादा रैपिड स्पीड है जनरेट करने की। इट्स परफॉर्म रैपिड स्पीड है, इतनी ज़्यादा रैपिड स्पीड कि ये 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड ऐड कर सकता है टू न्यूली ग्रोइंग स्ट्रैंड पे। इतनी स्पीड से काम करता है। खासियत इसकी ये भी है, इट हैज़ एबिलिटी टू प्रूफ रीड, इसमें प्रूफ रीड करने की भी सलाहियत मौजूद होती है। प्रूफ रीड आप ऐसे कह सकती हैं कि अगर कोई मसला या कोई मिस्टेकनली कोई गलती से को लग जाता है तो उसको प्रूफ रीड कर लेना, ये भी इसके अंदर मौजूद होता है। ये खासियत भी इसमें एग्जिस्ट करती है। लेकिन इसके साथ साथ में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। प्रॉब्लम्स आप ऐसे कह सकते हैं, इट कैन नॉट इनिशिएट इट्स सेल्फ रेप्लिकेशन, ये खुद ब खुद रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं कर सकता। आप ऐसे कह सकते हैं, इसकी लिमिटेशंस कह सकते हैं या फिर इसके नखरे कह सकते हैं, इतनी खासियत होने के साथ साथ। यानी कि इट कैन नॉट, कांट इनिशिएट इट्स सेल्फ रेप्लिकेशन, कांट इनिशिएट
इट्स सेल्फ रेप्लिकेशन, ये खुद ब खुद रेप्लिकेशन जो है उसे स्टार्ट नहीं कर सकता। सो इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए एक एंजाइम आता है जिसका नाम है प्राइमेज। ये प्राइमेज क्या ऐड करेगा? प्राइमर ऐड करेगा। तो आप ऐसे कह सकते हैं सिंपल जुबान में कि इट रिक्वायर प्राइमर। इसको क्या रिक्वायर होता है? प्राइमर रिक्वायर होता है। इट रिक्वायर प्राइमर। ये जो प्राइमर है दैट्स कंसिस्ट अपॉन 10 न्यूक्लियोटाइड्स and that is RNA and that is being added by primase enzyme। ये primase enzyme जो है वो ऐड करेगा, क्योंकि बेसिकली तो ये डीएनए पॉलीमरेज 3 ने स्टार्ट करना है इटसेल्फ, जो कि नहीं कर सकता। सो उसके लिए प्राइमेज रिक्वायर्ड है। प्राइमेज प्राइमर ऐड करते हैं और प्राइमर जो है ये आरएनए न्यूक्लियोटाइड ऐड कर देता है रेदर टू बी डीएनए। ठीक है, अब उसके बाद हमने ये कहा कि इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी एक और लिमिटेशन है, कहते हैं कि आई कैन जस्ट एंड ओनली, इट कैन जस्ट एंड ओनली ऐड न्यू न्यूक्लियोटाइड ऑन 3 प्राइम एंड ऑफ द ग्रोइंग स्ट्रैंड। जो 3 प्राइम एंड ऑफ द ग्रोइंग स्ट्रैंड है सिर्फ उसी पर नए न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सकता है। ये भी इसकी खासियत है। या आप ऐसे कह सकते हैं लिमिटेशन है, इट कैन ऐड add new nucleotide नई न्यूक्लियोटाइड on 3 prime end only, 3 prime end only of growing strand। जो ग्रोइंग स्ट्रैंड है उसका जो 3 प्राइम एंड है सिर्फ उसी पर नए न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सकता है। ये 5 प्राइम एंड पर नए न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं कर सकता। सो इसकी जो हमेशा डायरेक्शन होगी, सिंथेसिस डायरेक्शन होगी, तो इसकी जो सिंथेसिस डायरेक्शन होगी ऑलवेज दैट विल बी फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। सिंथेसिस डायरेक्शन जो इसकी ऑलवेज होगी वो क्या होगी? 5 प्राइम से किसकी तरफ? 3 प्राइम की तरफ। Because it can just and only add new nucleotide upon 3 prime end, it cannot add new nucleotide on the 5 prime end of the DNA। So ये इसकी एक सिंथेसिस डायरेक्शन ऑलवेज बीइंग फॉलोड बाय इट, हमेशा ये फॉलो करेगा। अब हम इसकी ये खासियत पढ़ ली कि डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो ये रोल परफॉर्म करता है। तो मेनली तो हमने कहा कि ये पॉलीमराइजेशन करेगा, नए न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा, तो किन शराइतों ज़वाबित पे करेगा वो हमने लिख लिया है। अब डायग्राम की तरफ देखते हैं कि डायग्राम में किस तरह से ये रोल प्ले कर रहा है, कैसे नए न्यूक्लियोटाइड्स बीइंग एडेड हो रहे हैं और किस तरह से ये एक नई चेन जो है वो सिंथेसाइज की जा रही है। देखिए हमारे पास एक डीएनए मौजूद है, दैट इज अ वन डीएनए इज गोइंग टू बी ओपन। ये जो ओपन होगा दैट इज विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम, दैट एंजाइम इज नेम्ड एज हेलिकेज। इसके हेलिकल शेप को ओपन करने में इन्वॉल्व है। क्या नाम है? हेलिकेज। ये हेलिकेज यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, हेलिकेज, दैट इज अ एंजाइम हेलिकेज। ये जो हेलिकेज है इट विल अनजिप द डीएनए, डीएनए को अनजिप करने में इन्वॉल्व है। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं इसके दरमियान में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी उसको ब्रेक डाउन करने के लिए जो इसके रोल है वो कौन परफॉर्म करता है? हेलिकेज परफॉर्म करता है। अनजिपिंग इसका मेनली रोल है। जब इस स्ट्रैंड्स को ओपन कर लेगा, नाउ दीज स्ट्रैंड्स कैन बाइंड विद ईच अदर अगेन बिकॉज दे हैव अट्रैक्शन विद ईच अदर। सो इनको आपस में बाइंडिंग को रोकने के लिए यहां पे स्पेसिफिक प्रोटीन्स मौजूद हैं एंड दीज प्रोटीन्स आर नोन एज सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। क्या नाम है? सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। Here these are specific proteins are existing. These proteins are smiling because they are doing very good work. ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं। Same here, these are also, these are specific proteins. These proteins are known as single stranded binding proteins. These are also same single stranded binding proteins.
दिस विल कीप दिस फ्रेगमेंट यानी कि इस लूप को एक दूसरे से अवे रखेंगे, इसको ओपन अप रखेंगे, दैट विल नॉट गोइंग टू बाइंड विद ईच अदर। अब ये दोनों जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ बाइंड नहीं करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जब ये इस तरह से इसको ओपन रखेंगे तो ये आगे आगे क्या होता जाएगा, अनजिप होता जाएगा। पहले तो अनकॉइल होगा, अनकॉइल के बाद इसकी अनजिपिंग होती जाएगी और ये आगे आगे मूव करता जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात और नोट करनी है हमने कि ये जो स्ट्रैंड्स मौजूद हैं, ये स्ट्रैंड्स बेसिकली हम कहते हैं कि दो तरह से होंगे, एक 5 प्राइम एंड होगा और दूसरा कौन सा होगा, 3 प्राइम एंड होगा। एक 5 प्राइम और दूसरा कौन सा, 3 प्राइम एंड होगा। अब जो 5 प्राइम एंड है दैट इज 5 प्राइम और ये कौन सा है, 3 प्राइम। अब इस 3 प्राइम की बात की जाए तो यहाँ पे हमने कहा कि ये एंड 5 प्राइम होगा और ये एंड कौन सा है, 3 प्राइम होगा। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल थे तो एंडिंग भी इसी तरह से है। ये जो यहाँ पे फॉर्क नुमा शेप बनी है दैट इज नोन एज रेप्लिकेशन फॉर्क। इसको हमने रेप्लिकेशन फॉर्क के नाम से मेंशन किया है। अब जस्ट ओनली अनजिपिंग होना और इसके बाद सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स का बाइंड करना और ये स्ट्रैंड्स का अपीयर होना। अब इसके बाद फिर एंजाइम आता है जिसका नाम है प्राइमेज। ये प्राइमेज जो है वो इसके साथ क्या करेगा, बाइंड करेगा। जैसे ही इसके साथ बाइंड करेगा और एक प्राइमर ऐड कर देगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो प्राइमर ऐड होगा दोनों साइड्स पे ऐड होगा। यहां पे बात की जाए तो ये वाला जो एंड होगा वो कौन सा होगा, 5 प्राइम, दैट इज अ प्राइमर that can be consisted upon the 10 nucleotides of RNA। यहां पे ये कौन सा है, 3 प्राइम एंड। सेम एज इट इज यहां पे जो बाइंडिंग होगी प्राइमर की वो थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के होगी, यहां पे होगी ऑलमोस्ट, दैट इज द प्राइमर। और ये प्राइमर का कौन सा, 3 प्राइम एंड और ये कौन सा, 5 प्राइम एंड। सेम हेयर इट इज, ठीक है। अब ये जो प्राइमर ऐड हुए हैं दैट इज बीइंग एडेड बाय विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम हुज एंजाइम इज नोन एज प्राइमेज एंड द प्राइमेज ऐड प्राइमर। इसने किसको ऐड किया है, प्राइमर को ऐड किया है। सेम एज इट इज इधर भी प्राइमर को ऐड किया गया है दोनों साइड्स पे। अब जब प्राइमर ऐड हो गया उसके बाद फिर क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा। नाउ जब डीएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा तो इट स्टार्ट इट्स पॉलीमराइजेशन। और जब डीएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा तो इसके बेसिकली दो सब यूनिट्स आपने डिस्कस किए हैं। एक सब यूनिट एक स्ट्रैंड पर और दूसरा सब यूनिट जो है वो दूसरे स्ट्रैंड पर लिंक करेगा एंड दीज आर लिंक विद ईच अदर। और ये दोनों एक दूसरे के साथ लिंक होंगे, अटैच्ड होंगे। देखिए यहां पे जो न्यू न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा दैट इज गोइंग टू बी सिंथेसाइज्ड दिस डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन में सिंथेसाइज होंगे, आगे होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे और इस तरफ मूव करता जाएगा स्ट्रैंड, सिंथेसिस होती जाएगी। द रीजन बिहाइंड इज दिस कि ये जो एंड है वो 3 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड पर नए न्यूक्लियोटाइड ऐड कर रहा है मूव कर रहा है। सो इट्स गोइंग टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क। किस तरफ मूव कर रहा है, टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क। अगर ये टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क मूव कर रहा है तो दैट इज नॉन एज कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड। स्ट्रैंड को क्या नाम दिया, कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड। इट्स गोइंग टू बी सिंथेसाइज्ड दिस डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन में सिंथेसाइज हो रहा है एंड दैट न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड इज नॉन एज कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड दैट कैन आल्सो बी नॉन एज लीडिंग स्ट्रैंड। हम इसे कंटिन्यूस स्ट्रैंड भी कह सकते हैं, हम इसे लीडिंग स्ट्रैंड के नाम से भी मेंशन करते हैं। जो नया बन रहा है हम बात उसकी कर रहे हैं, जो न्यूली सिंथेसाइज्ड हो रहा है स्टूडेंट। जबकि दूसरा जो स्ट्रैंड यहाँ पे मौजूद है दैट स्ट्रैंड इज गोइंग टू बी डेवलप अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क। इसकी जो सिंथेसिस डायरेक्शन होगी वो इसके ऑपोजिट होगी और ये जो एंड होगा वो कैसा, 3 प्राइम। बट याद रखिएगा
दैट इज मूविंग अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फॉर्क, ये रेप्लिकेशन फॉर्क से अवे मूव कर रहा है। When it is moving away from replication fork, एंड पे आगे स्टॉप हो जाएगा। Now it have to jump it back. अब इस एंजाइम को आगे क्या करना पड़ेगा, जंप करना पड़ेगा towards the replication fork, और उस जगह पे जंप करना पड़ेगा जहां पे एक ऑलरेडी प्राइमर एडेड है। इट मीन टू से एक और प्राइमर जो है प्राइमेज यहां पर ऐड करेगा, that is the primer, ये 3 prime end, ये 5 prime end, and that is being added with the help of primase enzyme। ये किसने ऐड किया, प्राइमेज ने ऐड किया प्राइमर। तो जितनी दफा ये वापस जंप बैक करेगा उतनी दफा प्राइमेज एक नया प्राइमर जो है वो ऐड करता जाएगा। यानी कि यहां पे जब ये जंप करेगा, जंप टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क, यानी कि डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है उसका जो सब यूनिट है दैट विल जंप बैक टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फॉर्क। जब ये यहां पे जंप करेगा, यहां पे लेट्स सपोज इसने जंप कर लिया, तो जंप करने के बाद इट्स अगेन गोइंग टू सिंथेसाइज द न्यू स्ट्रैंड, ये एक नया स्ट्रैंड अगेन सिंथेसाइज करेगा इस तरह से। जब ये एक नया स्ट्रैंड अगेन सिंथेसाइज करेगा दैट इज नोन एज, ये इसके छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, फ्रैगमेंट्स बन रहे हैं। इन फ्रैगमेंट्स की वजह से दैट इज गोइंग टू बी अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क, और इन फ्रैगमेंट्स की वजह से इस स्ट्रैंड्स को हम डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड, या फिर हम इसे लैगिंग स्ट्रैंड के नाम से भी मेंशन करते हैं। डिसकंटिन्यूअस और लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड, यानी कि हमने इसको डिसकंटिन्यूअस भी कह लिया, लैगिंग स्ट्रैंड भी कह लिया। लेकिन एक बात नोट कीजिएगा, ये स्ट्रैंड जो है दैट इज मूविंग टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क, टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फॉर्क, ये रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ मूव कर रहा है। जबकि अगर हम इसकी बात करें दैट इज मूविंग अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फॉर्क, अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फॉर्क, ये रेप्लिकेशन फॉर्क से अवे मूव कर रहा है, इसके छोटे छोटे टुकड़े बन रहे हैं। जबकि अगर हम इसकी बात करें तो इसके छोटे छोटे टुकड़े नहीं बन रहे, दैट इज गोइंग टू बी सिंथेसाइज्ड कंटिन्यूअसली, ये मुसलसल सिंथेसाइज हो रहा है, आगे सिंथेसाइज होता जाएगा टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क। अब देखिए ये जो लैगिंग स्ट्रैंड है, इस लैगिंग स्ट्रैंड के बन रहे हैं फ्रैगमेंट्स, इसके क्या बन रहे हैं, फ्रैगमेंट्स। इन फ्रैगमेंट्स का एक स्पेसिफिक नाम है दैट इज नॉन एज ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। इन फ्रैगमेंट्स को क्या नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स हैं। यू नो दैट कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स जो बने हैं इनका यानी कि फ्रैगमेंट लेंथ जो है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंट तरीके से है। अगर मैं बात करूं कि ये जो फ्रैगमेंट लेंथ है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट की जो लेंथ है इन प्रोकैरियोट्स, तो प्रोकैरियोट्स की बात की जाए तो दैट इज अबाउट 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड, 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड। जबकि अगर मैं बात करूं यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स के अंदर, कैरियोट्स के अंदर इसकी जो लेंथ है दैट इज अबाउट 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड। यानी कि जो यूकैरियोट्स हैं उसमें छोटे छोटे साइज के हैं, जबकि जो प्रोकैरियोट्स हैं उसमें बड़े बड़े साइज के हैं, 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड्स तक मौजूद हैं। जो प्रोकैरियोट्स हैं उसमें ऐसा क्यों है, क्योंकि वो स्मॉल साइज के हैं और उसमें अगर कोई मिस्टेक हो भी जाती है तो इतना ज़्यादा सीरियस डिसऑर्डर जो है वो क्रिएट नहीं होगा। जबकि यूकैरियोट्स की बात करें, अगर यूकैरियोट्स में कोई एक भी डिस्टेंस यानी कि एक भी चेंज आ जाता है दैट विल लीड टू सीरियस कॉज ऑफ, वो एक सीरियस डिजीज जो है वो हो सकती है।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने जो बात की है इस रेप्लिकेशन प्रोसेस में, ये बात की है कि इसमें डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड और इसमें कैसे हैं कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड जो है वो डेवलप होंगे। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैगिंग और लीडिंग स्ट्रैंड, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। कॉन्टिन्यूस डिसकंटिन्यूस भी कह सकते हैं, कौन सा अवे कौन सा उसकी तरफ मूव कर रहे हैं, इसकी जंप जो है वो कहाँ से कहाँ पर होती है, किस तरह से होती है, ये भी इसमें वेरिएशन जो है वो आ सकती है। तो डिफरेंट तरह से इसमें जो है वो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लेकिन अभी रेप्लिकेशन प्रोसेस खत्म नहीं हुआ। रेप्लिकेशन प्रोसेस को फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे कि रेप्लिकेशन प्रोसेस जो है आगे चल रहा है, मूव कर रहा है, इसमें दो स्ट्रैंड्स डिसकंटिन्यूस कंटिन्यूस चल रहे हैं। अब देखिए ये जो स्ट्रैंड है और ये जो स्ट्रैंड है ये आगे के कंटिन्यूसली सिंथेसाइज हो रहे हैं। लेट्स सपोज ये आगे मूव करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं और अल्टीमेटली एक जो पेरेंट स्ट्रैंड था वो पेरेंट स्ट्रैंड ये आ गया हमारे पास इसमें, और इस तरफ भी पेरेंट स्ट्रैंड ये आ गया। अब इसमें जो पेरेंट स्ट्रैंड था वो 3 प्राइम था और जो इसका ये वाला एंड होगा वो कौन सा है 5 प्राइम। ये वाला जो एंड है वो 3 प्राइम और ये वाला एंड कौन सा है 5 प्राइम। अब जो न्यूली सिंथेसाइज्ड हैं, न्यूली सिंथेसाइज्ड में यहाँ पे स्टार्ट पे आरएनए प्राइमर लगा हुआ है, हियर इज, जबकि ये 5 प्राइम और ये वाला एंड कौन सा था 3 प्राइम। देखिए स्टूडेंट, जब ये आगे कंटिन्यूसली सिंथेसाइज हो रहा है, ये आगे ऐसे सिंथेसाइज होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, अल्टीमेटली कंप्लीट 3 प्राइम एंड यानी कि एंड तक पहुंच जाएगा और ये स्ट्रैंड की प्रॉपरली बाइंडिंग जो है वो मिल जाएंगे। सेम जब हम इसकी बात करेंगे तो इसमें ये 5 प्राइम है तो ये कौन सा है 3 प्राइम। अब इसमें ये न्यूली स्ट्रैंड ये बना, फिर न्यूली स्ट्रैंड ये बना, फिर न्यूली स्ट्रैंड ये बना, जबकि ये जो एंड पे मौजूद हैं इसमें ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर दीज आर RNA न्यूक्लियोटाइड कंसिस्टिंग एज एक्टिंग एज प्राइमर। ठीक है, ये कौन से हैं प्राइमर हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अभी तक रेप्लिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनी। दो स्ट्रैंड्स तो बन गए हैं यानी कि दो डीएनए के मॉलिक्यूल्स तो बन गए हैं, लेकिन अभी भी इनके अंदर चेंजेस करनी बाकी हैं। कैसे, देखिए स्टूडेंट्स, जब हमने बात की कि ये जो प्राइमर इसमें ऐड हो रहे हैं दैट इज विद द हेल्प ऑफ प्राइमेज, इन प्राइमर को आरएनए न्यूक्लियोटाइड को आरएनए प्राइमर को रिमूव किया जाता है। आपको याद हो तो हमने पढ़ा था डीएनए पॉलीमरेज की 3 टाइप्स हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। उसमें जो 1 है वो स्पोर्टिव रोल प्ले कर रहा है। वो जो 1 स्पोर्टिव रोल प्ले कर रहा है ना, वो आरएनए प्राइमर को रिमूव करेगा। आरएनए प्राइमर रिमूव्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज 1। डीएनए पॉलीमरेज 1 इसको रिमूव करेगा और क्या करेगा एंड ऐड डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स, और किन को ऐड करेगा डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा। ये काम उस वक्त होगा जब ये आगे आगे सिंथेसाइज हो रहा है, तो पीछे पीछे से इसको ठीक किया जाएगा, बार बार इसको ठीक किया जाएगा। अब यहाँ पे आरएनए न्यूक्लियोटाइड को तो निकाल देगा। जब आरएनए न्यूक्लियोटाइड को यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, यहाँ से क्या कर रहे हैं रिमूव कर रहे हैं। मैं इसी डायग्राम को आगे एक तरह से एक्सटेंड करता हूँ, यही डायग्राम आगे इस तरह से बन जाएगी कि ये पेरेंट स्ट्रैंड और इसमें ये जो स्ट्रैंड बने हैं ये ओकाज़की फ्रेगमेंट्स, ये फिर इसको उसने रिप्लेस किया प्राइमर को, फिर ओकाज़की फ्रेगमेंट्स, फिर प्राइमर को रिप्लेस कर दिया, फिर ओकाज़की फ्रेगमेंट और यहाँ पे फिर अगेन प्राइमर को रिप्लेस कर दिया। इस तरह से ये स्ट्रैंड जो है वो कंप्लीटली यहाँ तक इसमें छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे। और इस स्ट्रैंड में क्या होगा, सेम ये जो पेरेंट है वैसे रहेगा और जो डॉटर है ये इसी तरह से रहेगा।
यानी कि ये 3 प्राइम 5 प्राइम, इसमें तो एडिशन है ही, ये वाला जो फ्रेगमेंट कंटिन्यूस स्ट्रैंड है, लेकिन यहाँ पे इस प्राइमर को रिप्लेस कर देगा किसके अंदर, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर उसने इसको रिप्लेस कर दिया। जब रिप्लेस हो गए तो ये आप देख रहे हैं अभी तक ज्वाइन नहीं हुए। इनकी जो ज्वाइनिंग है दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ एन अदर एंजाइम दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलर ग्लू, जिसको हम डीएनए लाइगेज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, डीएनए लाइगेज कह सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, जब ये एंजाइम आता है तो एंजाइम आकर यहाँ पे इनको अटैच करेगा। दैट एंजाइम इज नोन एज, दैट्स नेम्ड एज मॉलिक्यूलर ग्लू, एंड द मॉलिक्यूलर ग्लू इसका नाम है डीएनए लाइगेज। अब इस डीएनए लाइगेज का काम क्या है कि ये इन फ्रेगमेंट्स को आपस में क्या कर देगा, ज्वाइन कर देगा। ये जो फ्रेगमेंट्स इस तरह से अलग अलग थे, इन फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करने का काम, यहाँ पे फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने का काम जो है वो किसका काम होगा, डीएनए लाइगेज का काम है। किसका, डीएनए लाइगेज का काम। जब ये भी रिप्लेस हो जाएंगे और ये ज्वाइन हो जाएंगे, देन दीज विल बी कन्वर्टेड इनटू डबल हेलिकल शेप, एंड दैट डबल हेलिकल शेप में एक न्यूली स्ट्रैंड होगा और एक ओरिजिनल पेरेंट स्ट्रैंड होगा। तो दैट इज द हाइब्रिड। ये इसकी नेक्स्ट डायग्राम बन सकती है। सेम एज इट इज इसकी भी नेक्स्ट डायग्राम यही बनेगी, यानी कि इसी तरह से डबल हेलिकल शेप बन जाएगी। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आके प्रोसेस कंप्लीट होता है। हम सारे प्रोसेस को एज एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू में लाते हैं कि हमने किया क्या है इस सारे प्रोसेस में। देखिए स्टूडेंट्स, हम अगर लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं तो लॉन्ग क्वेश्चंस को जब हम अटेम्प्ट करते हैं तो उसको हेडिंग्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम डिफरेंट हेडिंग्स जो है वो बना लेते हैं। सबसे पहले जो हमने इसमें डिस्कस किया वो क्या चीज़ डिस्कस की है, इसकी ओरिजिन को डिस्कस किया। ओरिजिन हमने कहा था पॉइंट फ्रॉम वेयर द डीएनए इज गोइंग टू बी, डीएनए रेप्लिकेशन गोइंग टू बी स्टार्टेड, दैट पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन। और ये ओरिजिन हमने कहा कि डीएनए जो है प्रोकैरियोट्स उसमें सिंगल होता है, जबकि यूकैरियोट्स में मेनी ओरिजिन होते हैं। तो हम इसको एक वर्ड में लिख लेते हैं कि दैट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रेप्लिकेशन, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि रेप्लिकेशन जहां से स्टार्ट हो रही है, दैट स्टार्टिंग पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन। ओरिजिन के बाद हमने एंजाइम के रिलेटेड बात की, और वो जो आप जानते हैं एंजाइम के रिलेटेड बात की है वो कौन सा था, डीएनए पॉलीमरेज 3। ये जो डीएनए पॉलीमरेज है हमने इसके मुतालिक पढ़ा, और डीएनए पॉलीमरेज आप जानते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई। पहले तो हमने इसकी क्या बताई हैं, टाइप्स बताने के बाद हमने इसकी डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3, यानी कि जो थर्ड पे एंजाइम आता है डीएनए पॉलीमरेज 3 उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी हमने, पहले टाइप्स बताई फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। उसमें उसके लिमिटेशंस भी आ जाती है कि कौन सा किस वक्त क्या चीज़ ऐड होनी है, क्या चीज़ मतलब इसमें खासियत है, खुद से स्टार्ट नहीं कर सकता, इतनी स्पीड पे काम करता है, ऐसे ऐसे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी। अब उसके बाद फिर रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, यानी कि देन हम कहेंगे कि ये प्रॉपरली रेप्लिकेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा। और रेप्लिकेशन प्रोसेस जो स्टार्ट होगा ये वैसे तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, मुसलसल चलता जा रहा है, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए इसको 3 स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। अब स्टेप्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 हम जिसको स्टेप्स में डिवाइड करते हैं, नंबर 1 इनिशिएशन है। इनिशिएशन का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट इसका इनिशिएशन है, इसमें हमने कहा कि एक एंजाइम है हेलिकेज वर्किंग कर रहे हैं। You know that one more enzyme is here working, that is known as gyrase enzyme. Here is another enzyme is working, that is known as gyrase enzyme. ये जो gyrase enzyme होता है ये इसकी अनकॉइलिंग में इन्वॉल्व होता है, यानी कि इसकी जो अनट्विस्टिंग है उसमें इन्वॉल्व होगा।
तो गायरेज अनट्विस्टिंग, जबकि हेलिकेज जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनजिपिंग, ये अनजिप करने में है, तो इसको हम कह सकते हैं अनकॉइलिंग, अनकॉइल करना, या अनट्विस्ट, उसकी ट्विस्टिंग जो है यानी कि इसके जो बल आए हुए हैं उसको ख़त्म करने में भी इन्वॉल्व होता है। अब देखिए इनिशिएशन में हमने बात की हेलिकेज इन्वॉल्व होता है, इसमें SSBP प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं, ये शामिल है, और इसी के अंदर ही प्राइमेज अपना काम करता है, और प्राइमेज आप जानते हैं दैट विल ऐड प्राइमर, ये प्राइमर ऐड करेगा, और जो प्राइमर एडिशन होगा दैट इज RNA primer that is done with the help of primase। अब जब प्राइमर ऐड हो जाएगा उसके बाद फिर अगला प्रोसेस स्टार्ट होगा, अगला स्टेप दैट इज नोन एज पॉलीमराइजेशन, या फिर हम इसी को एक्सटेंशन भी कहते हैं। एक्सटेंशन, देखिए जब हमने वर्ड एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन का यूज़ किया तो इसका मतलब जो ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है उसी को आगे एक्सटेंड करना है, तो इसमें एडिशन ऑफ न्यू न्यूक्लियोटाइड, और इसमें जो एंजाइम वर्क कर रहा है वो DNA पॉलीमरेज 3 रोल प्ले कर रहा है, और ये जो कर रहा है इसमें एडिंग न्यू न्यूक्लियोटाइड, ये नई न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर रहा है, जिसको हमने पॉलीमराइजेशन के नाम से भी मेंशन किया है। एडिंग न्यू न्यूक्लियोटाइड, नई न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर रहा है। देखिए स्टूडेंट, जब ये आगे तक कंप्लीट हो जाएगा, इसी में ही आपने बताना है कि इसमें ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं, वो टर्म्स आपने इसी में ही बतानी है। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स के बाद आपने ये भी बताना है इसी के अंदर कि इसमें 2 तरह के स्ट्रैंड्स बनते हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रैंड्स, टाइप्स ऑफ स्ट्रैंड्स, यानी कि एक लीडिंग स्ट्रैंड्स है और दूसरा कौन सा है, लैगिंग स्ट्रैंड है। ये टाइप्स ऑफ स्ट्रैंड्स भी आप इसी में बताएंगे। उसके बाद फिर आप अनटिल यानी कि जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता सारा इसी में ही आएगा। लास्ट पे जो आप बात करेंगे दैट इज नोन एज टर्मिनेशन, या फिर हमसे एंडिंग पॉइंट भी कहते हैं, टर्मिनेशन। ये जो टर्मिनेशन का प्रोसेस है इसकी बात की जाए तो इसमें कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व हैं। टर्मिनेशन में हमने बात की कि एक एंजाइम है DNA पॉलीमरेज 2, यानी कि पॉलीमरेशन टर्मिनेशन जो है इसमें DNA पॉलीमरेज 2 एंजाइम इन्वॉल्व है। इसी में ही DNA लाइगेज भी शामिल होता है, यानी कि एंड DNA लाइगेज, ये जो DNA लाइगेज है दैट्स आल्सो इन्वॉल्व इन टर्मिनेशन, ये टर्मिनेशन में इन्वॉल्व होता है। तो इस तरह से अगर बात ये की जाए कि ओवर रेप्लिकेशन प्रोसेस को हमने इन 3 स्टेप्स में मेनली डिवाइड किया हुआ है, इनिशिएशन, पॉलीमराइजेशन, एक्सटेंशन, एंड पे कौन सा है, टर्मिनेशन। वैसे तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा होता है लेकिन अपनी आसानी के लिए हमने इन वर्ड्स में डिवाइड किया है। देखिए स्टूडेंट्स, अब ये पूरे टॉपिक में मल्टीपल शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस, एक तो लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है और MCQs बहुत ज़्यादा जनरेट हो सकते हैं। अब जरा MCQs को पॉइंट डाउन करते हैं। देखिए स्टूडेंट, पहला MCQ जिसमें बहुत ही प्रोमिनेंट बन सकता है कि मेन कोर एंजाइम कौन सा है। तो मेन कोर एंजाइम जो इसमें इन्वॉल्व हैं वो कौन सा है, DNA पॉलीमरेज 3 कोर एंजाइम। अब इसकी स्पीड को लेके हो सकता है, स्पीड हमने अभी पढ़ी थी दैट वाज 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में 1000 न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर रहा होता है, ये भी एक MCQ है। इसका जो साइज है दैट इज द 10 टाइम्स लार्जर, ये भी एक MCQ है। सेम एज इट इज यहाँ पे प्रोसेस की बात करें, इसके अंदर की बातें करें तो इसके अंदर में ये पूछा जा सकता है द स्ट्रैंड्स व्हिच इज टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क दैट इज कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड्स और नन ऑफ दिस। तो क्या ऑप्शन होगा, दैट इज टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क दैट विल बी नोन एज कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, और इसी को हम किस नाम से मेंशन कर सकते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड के नाम से भी मेंशन कर सकते हैं। सेम एज इट इज ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस या लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड्स। ये MCQ हो सकता है कि इन प्रोकैरियोट्स के अंदर ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स की जो लेंथ होती है वो क्या है, और जो यूकैरियोट्स है उनके अंदर ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स जो है उनकी लेंथ क्या होती है।
ये भी एक ऑप्शन आ सकता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एट द एंड विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्वाइनिंग ऑफ द फ्रेगमेंट्स, इन फ्रेगमेंट्स की जो ज्वाइनिंग होती है वो कौन से एंजाइम की वजह से होती है, तो दैट इज द डीएनए लाइगेज, ये डीएनए लाइगेज की वजह से होती है। सो ये डिफरेंट एंजाइम्स जो हैं वो डिफरेंट रोल इसमें क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इसमें मल्टीपल एमसीक्यूज जो हैं वो जनरेट हो सकते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा, क्योंकि हमने इसके हर पार्ट को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया है और इसके अंदर डिफरेंट एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस उनको भी पिन पॉइंट किया है, लेकिन इसमें फर्दर और भी एमसीक्यूज बन सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं आपसे एक एमसीक्यू पूछता हूँ तो आपने उसका आंसर बताना है मुझे। देखिए, अगर मैं ये पूछूं कि द नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स दैट ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स विल बी हाई इन, यानी कि नंबर ऑफ ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स किस में ज़्यादा होंगे, तो आपने आंसर बताना है। अल्फा ऑप्शन में हो कि कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड्स, बीटा ऑप्शन में हो लीडिंग स्ट्रैंड, चार्ली ऑप्शन में हो लैगिंग स्ट्रैंड, डेल्टा ऑप्शन में हो ऑल ऑफ दिस। तो आपकी नज़र में कौन सा करेक्ट आंसर हो सकता है, तो डेफिनेटली दैट इज द लैगिंग स्ट्रैंड। द रीजन बिहाइंड, अब देखिए लैगिंग स्ट्रैंड ऐसा क्यों है, क्योंकि लैगिंग स्ट्रैंड जो है उसी में तो फ्रैगमेंट्स बन रहे हैं, लीडिंग स्ट्रैंड्स में, कंटिन्यूस स्ट्रैंड्स में तो फ्रैगमेंट्स बनते ही नहीं है। सो नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स किस में ज़्यादा हुए, लैगिंग में, या फिर हमसे कहते हैं डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड के अंदर। एक और क्वेश्चन पूछता हूं, देखिए द साइज ऑफ ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स इज लार्जर इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स। अब पूछा यह गया है कि जो ऑर्गेनिजम्स दिए गए हैं इनमें से जो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स हैं उनके अंदर साइज लार्जर किस ऑर्गेनिजम्स के अंदर होगा। अगर आपके पास ऑप्शन हो अल्फा में होमो सैपियंस, बीटा में ऑप्शन हो आपके पास मस्टर्ड प्लांट, चार्ली में ऑप्शन आपके पास हो टॉर्ट्रियोला या फंस, डेल्टा में ऑप्शन हो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, तो विच वन ऑर्गेनिज्म हैज़ लार्जर नंबर, यानी कि उसका साइज जो है लार्जर साइज ऑफ द ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स इन। तो आप ये बात जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स जो हैं इनके अंदर 1000 to 2000, यानी कि हम इतना बड़ा साइज जो है ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स का प्रोकैरियोट्स में होता है। तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि इन चार ऑप्शंस में से प्रोकैरियोटिक कौन सा है। तो जाहिर सी बात है दैट प्रोकैरियोटिक इज बैक्टीरिया, और वो जो बैक्टीरिया है वो कौन सा है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। जिसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो स्टूडेंट्स में मल्टीपल एमसीक्यू और भी बन सकते हैं, जबकि शॉर्ट क्वेश्चन जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। अब जब आप लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो वो रेप्लिकेशन प्रोसेस एक्सप्लेन करने को कहता है, तो उसमें आपने डायग्राम भी बनानी है, डायग्राम को प्रॉपरली लेबल भी करना है और इन तमाम स्टेप्स को वन बाय वन प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन भी करना है। नेक्स्ट हम इससे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।